अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ नमाज पढ़ के, मोहब्बतें दे के, समेटते हुए और देते हुए घर से निकलते हैं। अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा होते हैं कि कुछ हम भी सीख सकें और आपको सिखा सकें। और बेसिकली एक इल्म का ख़जाना होता है जब हम बातचीत करते हैं। कुछ नुक्ते हमें ख़ुद को समझने के लिए मिलते हैं और कुछ से हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जा सके। आज के दिन के हवाले से, जुमे का दिन है, तैयारियाँ चल रही होती हैं सुबह से ही कि क्या खाना है, क्या पकाना है। और नॉर्मली जो मैं बात बताती हूँ, कोई भी नई चीज़, नई डिश बनानी होती है तो वो फ्राइडे का इंतखाब किया जाता है ताकि सब मिलके, चाहे दोपहर का खाना हो, अगर सब खा रहे होते हैं नॉर्मली, अगर मर्द हज़रात टाइम निकाल के या अपने लंच ब्रेक में घर आ ही जाते हैं तो वो मिलके खाना खा रहे होते हैं या फिर शाम के लिए तैयारियां चल रही होती हैं। और इसके अलावा साथ साथ ही कहीं पे कोई ज़ाहिर जाना आना भी होता है, वो भी वीकेंड्स पे ही होता है। तो वीकेंड पे आपने आपके क्या प्लान करके रखा है, कहाँ जाना है, क्या सोचा है? किसी से मिलना है, किसी रूठे को मनाना है, किसी से प्यार मोहब्बत के साथ कोई गपशप करना है, कोई इंटरटेनमेंट करना है, कोई इंजॉयमेंट करना है, या किसी से वैसे मूवी पे जाना है, या बच्चों के लिए कुछ और करना है, या घर पे ही किसी को दावत पे बुलाना है। बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अपने वीकेंड को बहुत मअतर और बहुत अच्छा रखें, उससे आपका पूरा जो बाकी के 5-6 दिन होते हैं वीक के, वो बहुत अच्छे गुजरते हैं। आपका भरपूर वीकेंड आपको एक ऐसी एनर्जी देता है। मैं देखती हूँ कि वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में गोरा जो है वो 9 to 5 काम करता है, 5:05 पे भी वो आपको अपने ऑफिस में नहीं मिलेगा और वो घर की तरफ रवाना दवा हो जाते हैं। उसके बाद घर में जो भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां पूरा करके वो 7, 7:30 बजे, मॉल्स जो हैं वो 5, 5:30 बजे, मैक्सिमम 6 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं। और अगर कोई लेट मॉल्स खुलने होते हैं तो उनका दिन मुकर्रर होता है, यानी थर्सडे हो गया, या कोई एक ऐसा दिन एक मुकर्रर होता है जिसमें रात 9 बजे तक मॉल्स खुलते हैं। और उनका इतना रूटीन, फिक्स रूटीन होता है, शेड्यूल्ड होता है कि वो उससे ज़रा भी डिविएट नहीं करते हैं। वो अपने घर में खाएँ पकाएँ जो भी करें, लेकिन 7, 7:30, 8 बजे तक वो अपने घरों में सो जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक बैलेंस्ड और एक बड़ा स्केड्यूल्ड लाइफ है उनकी, जिस पैटर्न पे वो चल रहे होते हैं। और 4 बजे, 4:30, 5 बजे मैक्सिमम वो उठ जाते हैं और फिर अपनी जो उनका दिन का आगाज़ है वो शुरू हो जाता है। और जब छुट्टी होती है उनकी, यानी वीकेंड होता है, तो उनके जितने भी पेंडिंग काम होते हैं, चाहे वो लॉन्ड्री हो गई, चाहे वो गार्डन ग्रास मोइंग हो गई, ये सारे काम वो खुद कर रहे होते हैं। कम लोग होते हैं जिनके पास गार्डनर्स होता है, ज़ाहिर हाउस हेल्प तो वहाँ पे होती नहीं है, लेकिन ये वो सारे लोग होते हैं जो सारे काम खुद कर रहे होते हैं, अपने हाथ से कर रहे होते हैं और वो वक्त मुकर्ररा पे कर रहे होते हैं। इसी तरह से उनके अपने बच्चों को कहीं, जहाँ भी कहीं ले जाना होता है, ये जो वीक डेज होते हैं उसमें भी अगर उनकी स्विमिंग की क्लासेस है या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम की किसी भी चीज़ की क्लासेस हैं, वो भी पूरा फुलफिल कर रहे होते हैं और उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। कहीं मिलना मिलाना उनके यहाँ कोई जाए तो भाई फ़ोन करने से पहले और फ़ोन करने के बाद ही जाया जाता है। लेकिन अब तो हमारे यहाँ भी ये रिवायत है, क्योंकि सब लोग वर्किंग है और इस रिवायत की पैरवी करते हुए सब लोग यही सोचते हैं कि यार वीकेंड का इंतज़ार किया जाए ताकि जिनके घर हमें जाना है वो भी घर पे हों और हम उनसे अच्छी तरह से मिल के बातचीत कर सकें। अगर वीकेंड्स के हवाले से और वीकेंड से पहले वाले दिन के हवाले से या और वीक डेज के हवाले से बात करें तो माएँ बच्चों की तैयारी में, चाहे वो स्कूल की हो, उनको सुलाना, उनको उठाना, उनके लंच बॉक्सेस तैयार करना और इसके साथ साथ उनके दीगर उमूर, उनके खाने से लेके उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रख रही होती है। उनको कब ट्यूशन जाना है, कब आना है। लेकिन इसके साथ साथ तरबियत के एक हिस्से में अगर एक पहलू को ज़रूर शामिल कर लिया जाए जिसको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, तो वो बच्चों के कितने काम आ सकते हैं। और एक पहलू है जिसको शामिल कर लिया जाए जिसको कहते हैं सेल्स, तो कितनी ज़िंदगी में उनको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और एक अहम नुक्ता है जिसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बाकी ज़िंदगी की और बाकी दुनिया की और बाकी दीनी और दुनियावी तरबियत के साथ साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये जो 3 मैंने आपको निकात बताए, इसके ऊपर भी काम कर लिया जाए और बच्चों को सिखाया जाए व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, तो इससे लड़ाई झगड़े कम हो और आप अपने रिश्तों में उस साइकोलॉजी के तहत उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, या आपकी ज़िंदगी के जितने भी उमूर के रिश्ते होते हैं, चाहे आप काम पे जाते हैं, आपने वहाँ पे रिश्तों को कैसे निभाना है जब लड़की किसी और के घर जाती है या लड़का किसी और लड़की को लेके आता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना और उसको प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जब बात मनी मैनेजमेंट की आ जाती है, अगर बच्चे या बच्ची को शुरू से मनी मैनेजमेंट सिखाया जाए, उसको पैसे दिए जाएं और उसको बताया जाए कि एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं और अपने हाथ से उसको खर्च करना और कहाँ और किस तरह से खर्च करना सिखाया जाए, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़े बेहतर तौर पर उस मनी मैनेजमेंट को लेकर आगे बढ़ सकता है। इसी तरह आ जाती है सेल्स, अपने आप को सेल करना, अपनी मार्केट करना, अपने आप को किस तरह से माशरे में पोर्ट्रे करना है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कहते हैं
सेल्स एंड मार्केटिंग और सेल्फ सेल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सेल्फ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि सेल्फ मार्केटिंग में आप झूठ बोल रहे हैं या आप बड़ी बड़ी कलाबें भर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई बात कहते हैं तो उस बात का आपको भरम रखना और अपने ऊपर काम करना। सेल्फ मार्केट या सेल्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी वैल्यू क्रिएट करना, अपनी वैल्यू को सेल करना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना कि आप एक कीमती चीज़ें। इन 3 चीज़ों पे अगर माँ बाप इसके ऊपर भी गौर और फिक्र करना शुरू कर दें और अपने बच्चे को या बच्ची को इसी तरह से बाकी तरबियत के हिस्से में ये चीज़ें शामिल करें तो यकीन जानिए आपका बच्चा एक पॉलिश बच्चा और चीज़ों में बेहतरी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब जब हम बात करते हैं कि पढ़ाइयों में माँ बाप कितने फ़िक्रमंद होते हैं, तो एक पिछला मसला जो मैंने आपको बताया ही था, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में कितने सारे बच्चे फेल हो गए। वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 100% मार्क्स दिए थे, यानी कि 92% उनकी आई हुई थी, 80% थी, और जब इंटर के एग्ज़ाम्स आए, इंटर साले अव्वल की बात करें तो उसमें वो फेल हो गया। आखिर ये क्या वजूहत थी? बड़े सारे बच्चों ने धरना भी दिया, एहतजाज भी किया और बात भी की कि जी उनकी स्क्रूटनी कराई जाए पेपर्स की, उनको देखा जाए कि क्या वजह वो फेल नहीं हो सकते। और फिर एक तहकीकाती कमेटी बैठी। अब तहकीकाती कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने देखा क्या? उन्होंने कहा जी बच्चों के पेपर्स खोले गए और वो बच्चे जिनको फेल किया गया वो वाकई में फेल थे। अब ये सच है या झूठ है? अब बच्चों की जो जज्बात हैं वो किस हद तक मजरू हुए हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस बच्चे ने A1 ग्रेड लिया हो वो साल अव्वल में इंटर के वो फेल हो गया हो? ये क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या वो वाकई फेल हुआ या उनको किसी तरीके से नंबरिंग या काउंटिंग ही गलत की गई है, या वो पोर्ट जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ गलत है? ये तहकीकाती कमेटी ने आखिर ये तहकीकात की कैसे, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद अख्तर साहब माहिर तालीम है, एजुकेशन की दुनिया में उनका अपना भी एक बड़ा नाम है और तज्जिया बड़ा अच्छा देते हैं और इस तहकीकाती कमेटी का निकात को वो बेहतर तौर पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहजाद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। शहजाद साहब, ये जो भी हालिया हमने ये देखा, ये इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में जो मसला है साले अव्वल के लिए, क्या ये पहले से ऐसा ही होता आ रहा है? वो बच्चे जो A1 ग्रेड ले चुके थे वो क्यों फेल हो गए? डॉक्टर साहब, इसको पहले हम बोर्ड की तरफ जाने से पहले हम, जैसे आपने भी बहुत सारी बातें पेरेंट्स के लिए कहीं, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी मैट्रिक से। फिर हम फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो इसका बड़े अच्छे से मुआवजा कर सकेंगे कि तहकीकाती कमेटी कितना सही है, बच्चे कितना सही कह रहे हैं, या उनके जो मामलात हैं वो कहाँ गड़बड़ हुए। मतलब सबसे पहले जब हम मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक में जो है वो 3-3.5 लाख बच्चा अपेयर होता है, जिसमें से मैट्रिक का कमोबेश 2-2.25 लाख बच्चा मैट्रिक का होता है। यही तादाद जब मैट्रिक की एग्ज़ाम देती है तो लाज़िमत है मैट्रिक में कोर्स जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे आपने भी देखा है, और वो बच्चा आसानी से कवर अप करता है। अच्छा, बहुत सारे स्कूलों में ये प्रैक्टिस है कि वो 8 क्लास के बजाय वहीं से 9 शुरू करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट ज़रा बेहतर आ जाते हैं। वहाँ 2 साल में हो रहा होता है। फिर दीगर ये होता है कि यहाँ का क्वेश्चन मार्क जो है वो एक, क्योंकि बहुत बड़ी बल्क तादाद है तो बल्क तादाद की वजह से उसकी परसेंटेज भी हाई जाती है। उसमें बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाजमी तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं मैट्रिक में, और 9 में उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैट्रिक में जाके फिर उन्हें एहसास होता है कि जो हमने पेपर दिए थे उसमें जो जहाँ चीटिंग्स होती हैं तो वो सोच बैठते हैं कि ये चीटिंग के ज़रिए हो जाता है। पेरेंट्स का भी सिर्फ एक फोबिया था कि परसेंटेज किसी तरह से मेरे बच्चे की A1 ग्रेड आ जाए, उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से बस वो करना है कि परसेंटेज ऊपर चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम ख़त्म कराया गया, बहुत अरसे से मेहनत हुई, उसके बाद अब ग्रेड सिस्टम आ गया, जैसे दूसरे बोर्ड्स में था, O लेवल्स A लेवल्स में था, इसी तरह से ग्रेड सिस्टम आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन ग्रेड में भी तो A1 ग्रेड है तो वो 90 नहीं, उसमें वो था ना कि 94.5, जी जी, अब वो फर्स्ट है, पॉइंट के ऊपर आ गया, 94.2 वो सेकंड है जी। तो ये बड़ा एक बच्चे के लिए तकलीफदेह अमर था। तो ये अब वो डिसाइडेड है कि भाई इतने से इतने तक के दरमियान कहीं होगा और उसे A1 के तौर पर ही ट्रीट किया जा रहा होगा सबको। उसके बाद जो हम फिर देखते हैं कि जब बच्चा यहाँ इजी पेपर दे के और वो चला जाता है कॉलेज में, तो कॉलेज के जो टाइमिंग शुरू होने के हैं वो 3 महीने तो उसके शुरू के ज़ाया हो जाते हैं। अब इसमें जो अच्छे पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं कराची में, सिंध में, तो पूरे सिंध की बात करूँगा मैं, सिंध में दूसरी जगहों पर भी यही हाल है जो यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि तादाद कम है बच्चों की, तो इस वजह से वो रिज़ल्ट उनके 80s और 70s में, और उसकी दूसरी वो भी वही है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बच्चों की तरफ से देखें कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं। तो वहाँ पे जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है यहाँ से,
मैट्रिक के बाद जब वो एडमिशन लेने जाते हैं 3 मंथ्स का गैप आ जाता है। उसके पास तालीम का जो साल बचता है उसमें रमज़ान भी आते हैं, फिर ईद बकरीद भी आती है, मुहर्रम भी आते 5-6 महीने टोटल हैं। बचते ये हैं। टोटल अगर आप लगाएं तो 180 डेज़ भी नहीं बनते जो एजुकेशन के, उसमें से भी आप माइनस करते हैं तो 140 डेज़ की तालीम है कॉलेज में। ठीक है। अब जब वो बच्चा पूरे सिलेबस को जो बहुत सारा है उस फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो कि डिज़ाइन हुआ हुआ है, जब वो पढ़ने बैठता है तो वो पढ़ता भी है। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। कुछ हमारी तरह के कूड़ मगज होते हैं, पढ़ाते रहो नहीं पढ़ते मैडम। तो वो सब बच्चों की तादाद है। अभी आप देखें गवर्नमेंट का फिर रवैया, वो तो आपके सामने ही है कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं पहले बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, नाम होते थे और बड़े बड़े मतलब जितने लोग पढ़ के गए हैं सब वो वहीं उन्हीं से कॉलेज निकले से हैं, गए बिल्कुल। लेकिन पिछले तकरीबन 10 साल से ये ज़बूहाली का शिकार है। शुरू में 1 से 1.5 महीना बहुत तवज्जो के साथ कॉलेजेस में वो बुलाया जाता है बच्चों को, यूनिफॉर्म दिलवाया जाता है बच्चों को, उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं। फिर बच्चा एक वक्त में कहता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल देने जाना है। सही, घर वाले जाते ही पूछ नहीं रहे है, थे, जाते ही क्लासेस नहीं। बंक कर रहे होते। मेरा जी। सवाल यहाँ पे फिर वही आके अटक जी। गया कि ये कैसे पॉसिबल है, मुमकिन कैसे है ये जी। कि एक पढ़ने वाला बच्चा हाँ। जिसने A1 ग्रेड लिया हो, जी। वो साले अव्वल में देखें ये ट्रेनिंग बेस से होती है। वो बच्चा जिनके A1 ग्रेड आते हैं ना या 90% आती है, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पीछे से पढ़ते हुए वाले बच्चे होते नहीं, मैं हैं। इसी वो वजह कैसे इसी पार्ट वजह बने। से वहाँ से शुरू किया है जी। मैडम। हम बोर्ड पे नहीं गए जी। अभी, पहले उन बच्चों की कोताहियाँ बता दें जो वो कर लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जब वो जाके मतलब आपके कहने का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं और वो इन चीज़ों को मतलब लाजमी आते हैं। कैप पॉलिसी के तहत अब आपको ये नहीं पता कि आपका आदमजी में होगा, ठीक है। आपका किसी दूसरे लियारी के कॉलेज में होगा या कोरंगी के कॉलेज में होगा। ठीक है। जहाँ आपकी परसेंटेज है वहाँ पे मैच आपने करेगी, जाना वहाँ है, एडमिशन मैच हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे कॉलेज जो हैं वो बाकायदगी से क्लासेस लेते हैं, जो प्राइवेट में बच्चे चले जाते हैं। हाँ। तो प्राइवेट में बहुत ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं और ग्रेड्स उनके अभी भी नहीं गिरे हुए, उनके भी ऊपर हैं ग्रेड। वो 32% में अगर A1 और A ग्रेड निकालें तो ज़्यादातर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही नज़र आएंगे। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है और वो पेपर देता है तो उसे वो जो एक होता है ना काउंसलिंग जो होती है उसकी, वो हमारे यहाँ ख़त्म है। बट टीचर्स प्राइवेट कॉलेजेस में तो सब वहाँ जगह मौजूद है, वहाँ तो मौजूद वो है। बच्चों को पूरा जी। सिखाते हैं आपको सब्जेक्ट्स और कौन वो से जो लेने हैं। A1 ग्रेड ज़्यादा आ रहे थे, वो जो आ रहे थे वो भी प्राइवेट सेक्टर से ही निकल के आ रहे थे, वहाँ पे भी जो मैट्रिक में आए थे। तो अब वो यहाँ आ गए। अब जो सिनेरियो चेंज होता है वो ये होता है कि जब पेपर देने बच्चा जाता है तो निस्बतन पेपरों को जब कॉलेज में देने जाता है तो वो उसका फर्स्ट टाइम होता है कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज के प्रोफेसर साहबान आप कभी क्यों 9th-10th पे तो बोर्ड के एग्जाम्स बोर्ड होते के हैं ना? एग्जाम होते हैं, उसमें टीचर होते हैं। टीचर अच्छा। का और इन्विजिलेटर कॉलेज टीचर का रवैयों में होता है। तब्दीली आ ओके, जाती है। ओके। यहाँ पे आपका ज़रा दिल रहम दिल होता है कि आप कहते हैं सही है, ओके, बच्चा आराम से बैठ कर जाए। ले, हाँ। वहाँ पे तो बच्चा अगर हिल भी रहा है तो क्यों हिलाता वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। शोर शराबा भी बाज़ जगहों पर मौजूद होता है। तो ये फैक्टर्स आते हैं लेकिन ये कॉलेज तो में। बात बिल्कुल सच है ना कि चीटिंग का एलिमेंट तो वहाँ भी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वहाँ है। यही जो आप इंटीरियर का रिजल्ट अभी हम देख रहे थे कि वहाँ 80 और यहाँ 30 है, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा भी कम है। जब यहाँ ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे भी 80s में आने लग शुरू हो जाएगी परसेंटेज। अच्छा, मसला मुझे ऐसा लगता है कि मसला परसेंटेजेस है ही नहीं, मसला मयार तालीम है, मयार एग्जाम्स है। ये मुझे समझ बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो कि जाएगा। मैं अभी इसके हाँ। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए वजाहत जी। करना चाहती हूँ कि जब आप कैटेगरीज रख देते हैं ना, मतलब अगर आपने जाना है इंटर के बाद आपने देना ही एप्टीट्यूड टेस्ट है तो और उसके बाद आपने आगे जाना है, तो आपने इतनी कैदोबंद शायद इसलिए रखी है कि बच्चा पढ़ने के काबिल हो जाए, मेहनत करने के, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जब आप आगे जाते हैं इंटर के बाद तो तब भी तो आप GPA की फिक्र कर रहे होते हैं ना, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी से या उससे निकाल दिया जाए। बिल्कुल ऐसी है मैडम, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाके पेपर देता है तो उसे वो आइडियाज़ नहीं होते, जिसकी वजह से वो बुरी तरह वहाँ मार खाता है। वो जो A1 वाले बच्चे थे वो भी बाज़ाबा क्योंकि ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहाँ उन्हें नहीं पढ़ाया गया। अब वो जब एक अपने तौर पर तैयारी किए हुए बच्चे की एक अलग बात होती है, एक उस्ताद के ज़रिए तालीम हासिल किए हुए बच्चे की एक अलग बात होती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारे यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर परवान चढ़ गया। जी। आप देखें सुबह के टाइम कॉलेज में वो रश नहीं है, जो लेकिन शाम वो को शाम कोचिंग में जो आपको सेंटर्स में रश होता है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर भरे हुए होते हैं, जो है वो बिल्कुल ट्रैफिक तक जाम हो जाती जी, है। जी। तो वही टीचर जो सुबह में नहीं पढ़ा रहा गवर्नमेंट का, वही टीचर शाम में को अपने पढ़ा रहा है। कोचिंग सेंटर खोले बैठे हैं। ठीक है। और ये वजह आहिस्ता आहिस्ता इन 10 सालों में
ये परवान आहिस्ता आहिस्ता चढ़ी। जगह जगह अच्छा, अब लेते मेरा गए, एक परवान सवाल ये करते कि गए। हम जब पढ़ते थे ना, जी। तो हमें एक बात ये सिखाई जाती थी, जी बोर्ड के एग्जाम है ना तो बड़े मुश्किल होंगे। अभी तक तो स्कूल चल रहा था तो ठीक है, सही है, लेकिन चूंकि इन्विजिलेशन और आपके एग्जामिनर दूसरे हैं जी। तो सख्ती होती है। इसी तरह से जब 9th-10th की बात आई, फिर उसके बाद जब कॉलेज की बात आई तो फिर कॉलेज में बड़ी सख्ती होती है। तो ये तो पैटर्न फिर इतना पुराना है, इसी पे चल रहा है और आज तक उसी पे खड़े हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां आई हैं, वरना वही पैटर्न है। कायदे आज़म लेके गए थे, उनकी अच्छी बातों को छोड़ के जो वो चीज़ें बकिया थी उस वक्त की आज तक चल रही हैं, सही ना, तो वो ख़त्म ही नहीं कर पाए आज तक हम। तो उसमें सूरत हाल फिर ये बनती है कि जब वो बच्चा फर्स्ट ईयर में चला जाता है, उसके बाद जो चेकिंग का मरहला आता है, यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा जो आपके मैट्रिक सिस्टम में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मकसद क्या कहते हैं, उनको जहन वो नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। कॉलेज में जाके वो प्रोफेसर साहिबान जिन्होंने नहीं पढ़ाया होता, बड़ा बुरा लगेगा प्रोफेसर साहिबान को, लेकिन उन्होंने जब नहीं पढ़ाया होता, लेकिन वो चेकिंग ऐसे करते हैं कि वो जैसे बिल्कुल बाल में से खाल निकाल रहे हैं। तो वो उसमें अच्छा, अब लाजमियात बोर्ड जो है वो एक अथॉरिटी है जो सिर्फ पेपर लेगा, बकिया तो सारा काम वो जो उनसे काम कराने वाले लोग हैं वो तो वही हैं जो कॉलेजेस में मौजूद हैं। तो अब उन्हें मालूम है कि हमारे बच्चों ने कितना वर्क किया। अब वो दूसरों की कुछ बाज़ दफ़ा क्योंकि कॉपी चेक करते हो तो किसी को नहीं मालूम किस जगह की कॉपी है, लेकिन अंदाज़ा ये हो जाता है कि बच्चे ने जब किया ही नहीं है काम तो उसे नंबर कहाँ से लेकिन कभी मिलेंगे। कभी ये भी तो होता होगा ना शहजाद साहब के, अब घर में कुछ मसले चल रहे हैं, हाँ, एग्जामिनर के घर जी, में जी, कोई बिल्कुल या ऐसा फिर वो जो चेकिंग करते हैं गुस्से में कॉपी चेक करें, सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन, जहाँ कहीं जो एक थोड़ा बहुत एक एलिमेंट प्यार का होना चाहिए, जी। थोड़ा एक नरमी का, वो भी वो उनका हक भी खा गए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ मैडम, कि जब वो जो कॉपी चेक करते हैं उसमें से 10% जो डिप्टी बैठा होता है वो फिर उसमें से रैंडमली चेक कर लेते हैं, फिर उसका जो हेड है वो उसमें से 1 और 2 कॉपीज़ को चेक कर लेता है। लेकिन ये अमल जो है ये सिर्फ हम हमारे पास है मौजूद, लेकिन बोर्ड में अब इस तरह की कोई बातें होती नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, चेकिंग के बाद कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को कॉपी दिखाएं, मतलब ये कोई रूल में शामिल ही नहीं है, या किसी आप उसको दूसरे प्राइवेट आदमी को कॉपी दिखाएं, ये रूल में ही नहीं है। अब वो उसने सही किया है टीचर ने या गलत किया है, इसका कोई वो नहीं है, सिर्फ वो पोर्शन जो चेक होने से रह गया है तो वो स्क्रूटनी में जाके नंबर बढ़ाएगा बस। अच्छा। अगर बच्चे ने सही किया था, उसको काट दिया टीचर ने, तो अब उस पर कोई अच्छा उसकी शहजाद साहब, जवाबदेही आपको नहीं नहीं लगता कि आप बच्चों के ऊपर तो इतना एक हम प्रेशर डाल रहे होते हैं? डोंट यू थिंक कि जो हमारे साथीज़ा हैं वो उस कैलिबर के हैं भी या नहीं? आप देखें, जब किसी इदारे के सरबराहानी ना हो, पूरे तकरीबन 7 साल से पूरे सिंध के तमाम बोर्ड्स में ना चेयरमैन परमानेंट है, ना कंट्रोलर मौजूद हैं, ना सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनमें भी जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं उन पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर दी जाती हैं कि वो किसी और इदारे को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अलमिया हमारा ये होता है कि एक अभी इदारे का सरबराह जो अपने इदारे को नहीं चला पा रहा, वो नाअहली हो रही है, ख़ुद आके स्क्रीन पर कहता है कि जी हमसे गलती हो गई, हम उसी सरबराह को उठा के 2 या 3 जगहों का सरबराह बना देते हैं, यानी कि आपने ये गलती की है, अब आपको हम दे रहे हैं गुंजाइश कि 3 जगह गलती कर लीजिए। जब ये वाले मामला होते हैं तो लाजिम आते हैं ये पूरी नस्लों को तबाह कर देते हैं। मेरा एक सवाल और है, जब हम अब हमारा बैच आ रहा है, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, 10 साल के बैच निकल रहे हैं, 10 साल में एजुकेशन सिस्टम बदलता रहता है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, मिसाल दुनिया भर में यही होता है। तो जो पढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट आपकी यहाँ से जा रही है, एक प्रोडक्ट है जो वहाँ से, ये क्लैश कर रहा है क्योंकि वो तो पढ़ नहीं रही जो पढ़ा रही है। जी बिल्कुल ऐसी हो वो तो पढ़ नहीं रही, वो अपनी वही एजुकेशन को उसने स्टक कर दिया है। ये तो जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल होनी है, जा रहा है, ये बहुत बड़ा गैप आता जा रहा ये है। मतलब असातिज़ा खुद क्यों नहीं तालीम याफ्ता हो रहा है? देखिए, अभी जो मतलब जो बच्चा अभी इस दौर में पैदा हो रहा है डॉक्टर साहब, वो डिजिटल बच्चा है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बच्चा एनालॉग बच्चा नहीं रह गया, वो डिजिटल दौर में आ गया। बिल्कुल सही ना, वो सीडीज को नहीं यूज कर रहा, वो टेप रिकॉर्डर को और यूज नहीं उसके कर रहा। पास चीटिंग के ना सिर्फ ये तरीके नहीं है कि फोन बहुत उठा लिया, अब तो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है कि 1 सेकंड में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हमारा टीचर अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो वही वाले दौर के तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि उम्र 60 साल होती है, 60 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ बेहतरीन बात यह है
कि 7 साल के बाद एक्सटेंशन दिए जाओ। ठीक है, कोई लेकिन भी मैं शो कहती आओ। हूँ दें, काबिल भी हैं, नहीं हमारे लिए मैडम, काबिल है मोहतरम। नहीं। चले मेरी एक मिसाल है, लेकिन उनको आज के वो टाइम के जो- लिहाज से एजुकेट तो करें। एजुकेट कैसे होंगे? देखें, एक चीज़ कोई जब लॉ बनाया जाता है तो कुछ सोच समझ कर बनाया जाता है। वो जो पीछे पूरी फौज जमा है, हाँ। पूरे लोग लाइन बनाए खड़े हुए हैं। जब आप चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, कंट्रोलर को, ये सीटें हैं जब खाली हों तो नई एनर्जेटिक लोग आए। जब बार बार तब्दीली होगी तो वो बार बार नए तरीके से लोग आएंगे। जो बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज़्म मुझे फ़ौज का लगता है कि वहाँ पे मतलब किसी को भी एक जगह पर मुस्तकिल नहीं रहने देते। 2 साल के बाद उसे दूसरे सूबे में भेज देते हैं, कभी यहाँ काम कराते हैं, कभी वहाँ। हमारे यहाँ तो कोई एक इदारे में जब आके बैठ जाए और वो अपनी जगह जाने का नाम मजबूत ही कर नहीं ले लेता। जी, तो वो 20-20 साल वहीं रहता है। अब वो 20 साल में अगर 20 साल पहले के उसके अकाउंट चेक कर लें और आज के अकाउंट चेक कर लें तो मेरे ख्याल से हम ट्रम्प को भूल जाएंगे, जो पैसा वो जमा कर लेता है यहाँ पे। तो कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे जो सरबराह सुन रहे हैं मेरी बात, कि खुदारा इस कौम को हमें अगर आगे बढ़ाना है, इस नस्ल को हमें अगर तवानाई है इस नस्ल से चाहिए। हम यूथ की बात तो बहुत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यूथ पर अटेंशन नहीं दे रहे। बिल्कुल। इसकी देखिए, माँ बाप को एक हद तक तो संजीदगी का अमल आप इस बात से लगा लीजिए कि ना चेयरमैन, ना कंट्रोलर, ना सेक्रेटरी, ये 3 अहम ओहदे हैं किसी भी इदारे के। पूरे सिंध में कोई है ही नहीं। किसी मकसद कहते हैं काम किया था किसी ने सेक्रेटरी के तौर पर किसी जगह पर, उसे इन इदारों का सरबर बना दिया जाता है, जिससे अलिफ से बे का नहीं मालूम कि पेपर कैसे लिए जाएंगे, क्या हो रहा होगा, किस तरह से मैं करूं। क्योंकि वो मीडिया के सामने जब बैठ के बात करते हैं तो मीडिया को ही पता चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लाजिम बात है सिर्फ चटपटी खबरों का लेकिन अब रिवाज आप है। मुझे बताएं, अब सवाल वही आ गया कि जी। इस बात से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि जी ठीक है, बच्चे उस हिसाब से नहीं पढ़ते इसलिए फेल हुए हैं, या उनको पैटर्न नहीं पता होता, या ये आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि जी स्क्रूटनी भी हो इससे गई है और बिल्कुल- जी बच्चे देखें, कुछ ये नहीं पहले ये अमल तो बच्चों की तरफ से हाँ। था। अब जब हम बोर्ड की तरफ जाते हैं हाँ। तो जब वहाँ चेकिंग हुई तो उस चेकिंग का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। जो उसने कर दिया वो फुल एंड फाइनल है कि बस इसके बाद अब कॉपी नहीं खुलेगी। वरना ये होना चाहिए, इसमें तब्दीली की जा सकती है। मतलब पूरी गवर्नमेंट इस बात के लिए लगी हुई है कि एजुकेशन में एमरजेंसी लगाए। मैं अभी एक प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा हमारे सिंध में जो सिर्फ एमरजेंसी है एजुकेशन की, वो उसकी एम्बुलेंस के सायरन की तरह है कि बस बजाओ, रास्ता करके निकल जाओ, बस। उसके बाद कोई उसमें मरीज बिठाएं या ना बिठाएं, खाली लेके हॉर्न बजाते गुजर जाओ। तो ये बस एमरजेंसी की मुझे फिजा नजर आती है। बच्चों के जो पेपर्स थे इंटरमीडिएट के, उनकी स्क्रूटनी की तहकीकाती कमेटी जो बैठी उसने उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या आया। शहजाद साहब, हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। अब मुझे बताएं कि अब क्या होगा। अब ये जो इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि जी बच्चे बेचारे जो इंतज़ार में थे, तहकीकात होंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए, उनकी जो उन्होंने मेहनत की उसका कोई देखा जाएगा उसको। देखिए, यहाँ सारे इदारे जो हैं वो सिर्फ धरनों और प्रेशर पे चलने के आदी हो गए हैं। वही बोर्ड में हुआ कि जब उन्होंने देखा कि एक बड़ी तादाद स्टूडेंट की निकल आई और चारों तरफ सोशल मीडिया पे इसकी बात होने लगी, तो जब हम लोग गए वहाँ पे, हमने बात की, उठाई वहाँ पे, जी बिल्कुल बात हुई। तो उस वक्त कहते हैं फिर ये डिसाइड किया गया, हालांकि बहुत सारे लोग उस वक्त तक फीस जमा करा चुके थे स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी की भी फीस है। अब आप देखें, तो हम तो सुन रहे थे कि स्क्रूटनी की, मैंने तो सुना था फीस जो है वो खत्म कर दी गई है। अभी ख़त्म की। जब हम गए हैं उसके बाद ख़त्म हुई है कि हमने कहा जब इतनी बड़ी बल्क तादाद में है तो क्या आपने ये पैसा जमा करने का जरिया बना दिया? बिल्कुल सही ना। पहले हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे कि वो जो है क्या कहते हैं, एक आध सप्ली लगा देते हैं ताकि वहाँ पे उनके पास फंड जनरेट हो। ऐसा ये होता हम था? देते हैं, बिल्कुल अभी हो रहा है, अभी भी होता है, अभी भी होता है, करंट भी होता है मैडम। तो अब उसमें लाजमी आते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो दूसरे ज़राए से पैसा कमाने वाले होते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है उसमें। वो बच्चों से बहुत सारे यहाँ पे मतलब धोखे होते हैं, बच्चों के साथ पैसे ले लिए कि हम पास करा देंगे, परसेंटेज दे देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं पीछे पीछे, जो चुपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की साइको की वजह से कर रहे होते हैं कि वो कहीं मरीज़ ना बन जाए इस रिज़ल्ट पे, तो चलो पैसा दे दो, उनके पास पैसा है। जो गरीब है वो बेचारा तो पहले ही पिस रहा है, वो और पिस जाता है। वो जो उसका शौक़ था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो ये शौक़ तो उसका कहीं नज़र अब नहीं आता। कहीं एक आध जगह से निकाल के दिखा देते हैं कि जी वो साइकिल को उसका जो है पंचर वाले का बच्चा डॉक्टर बन गया। वो भी इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल होती हैं, और वो भी मैं समझता हूँ कि शायद एग्जाम्पल बनाने के लिए बना देते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अपने ही हाथ में है ना।
अब जब स्क्रूटनी होने की बात, अब ये वाला सवालिया निशान है कि अगर 250 बच्चों की स्क्रूटनी की गई, इतने आलिम फाजिल सारे हजरात बैठे, सिर्फ 250 बच्चों की, यहाँ तो मसद वो बहुत लाजिमत है, उसमें मसद वो बहुत निकलता बच्चे रो रहे हैं, है चिल्ला ना, रहे जो हैं। एक परसेंटेज निकलता है वो उन्होंने की जिन्होंने जमा कराई। ठीक है। तो उनमें से कोई एक बच्चा भी कमेटी के हिसाब से ऐसा नहीं निकला जिसका जो है वो कोई अप रिजल्ट टू द चेंज मार्क हुआ हो, हो, अप टू द मार्क हो, ना रिजल्ट था ही चेंज हुआ नहीं, हो। ये क्या, हाँ, मतलब ये देखिए। यही बस सारी बातें हैं कि दरअसल चोरी भी मैंने की है हाँ, और मुझे ही जज बना दिया जुर्माना, गया। और जज भी बना देंगे, जुर्माना भी आप ही पर डाल आप ही दिया बढ़ गया डाल कि तो वो आप, जुर्माना तो खत्म करवाया, स्क्रूटनी की फीस या किसी बच्चे के उसने 7 किए तो उसके इतने सारे 7-8 हज़ार रुपये, और फिर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखें और वो और फिर कितने पैनिक माँ-बाप देखें, कितना पैनिक, अपना काम उस छोड़ के पैनिक बच्चों को के साथ उस लगे पैनिक हुए। को तो आप भूल ही जाए ना। लाजिमत है हर पेरेंट्स उसमें वो कोई भी हो, किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखता हो शोबे से, उसकी ख्वाहिश होती है कि हर बाप की ख्वाहिश, हर वालिद की, कि वो अपने से ज़्यादा अच्छा बच्चे को बना जी दे। बिल्कुल। तो वो उस ख्वाहिश को जिस तरह से बिल्डोज़ किया जा रहा है हमारे यहाँ, ये खुदारा मसद कहते हैं, ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती शहजाद साहब कि हम अगर अपने कराची और ओवरऑल सिंध के हवाले से बात करें तो हम अंबार और मसाइल की आमाजगाह हैं। एक सीधा साधा सिंपल सा रूल था, बच्चों ने एग्जाम दिया, बच्चे एग्जाम देके, हम ये जी। नहीं कहते कि जी जिस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा आप उसे पास कर दें, लेकिन जो बच्चे करके आए उनको तो इंसाफ के साथ उनकी, इसमें तो कोई गीदड़ संगी नहीं है ना, जी। इसमें तो आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, इसमें तो आपकी बिजली नहीं खर्च हो रही, इसमें तो आपका कुछ नहीं, एक बच्चा एक प्रोडक्ट है निकल रहा है, आपने उसको कुचल दिया। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है मैडम, खाली सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पूरे हमारा मुस्तकबिल है। हम इसको प्रोडक्ट ही कहते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ही आगे मुल्क को चलानी है। तो आप उसको जब वो जो सही तरीके से बच्चा आगे जाने चाह रहा है उसके आप रास्ते में हर्डल कर रहे हैं, जज्बात हर्डल को लगा चल दिए दिया उसके आपने, आपको। उसकी जो जिस मोहब्बत से उसने, जिस विल से उसने पढ़ाई की थी उसे कुचल दिया, उसके आपने सारे जो उसने पैरामीटर्स बनाए हुए थे उसको तबाह बर्बाद कर दिया, आपने उसके गोल्स खत्म कर दिए। पहले हम सुनते थे मतलब मेरे मामू ने बहुत पहले जब वो कहते हैं MBBS किया, तो हम सुनते थे कि उनके लाइट नहीं थी घरों में और वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के तालीम हासिल करते थे और जो है वो डॉक्टर बन गए। आज तो घर में कोई समय है ना मैडम, ये पहले उस सारी मुश्किलात से बच्चा पूरे साल लड़े कि कभी लाइट नहीं है उसके पास, कभी पानी नहीं है, कभी गैस नहीं है, ये फेलियर। अच्छा, अब आप एजुकेशन को तो छोड़ दें, यहाँ तो हर चीज़ में मेरा हिस्सा है तो वो काम है, मेरा हिस्सा नहीं है तो काम नहीं है। सही ना? वो आप भले से पाकिस्तान को सब नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब तराने को बड़े एहतराम से सुन के खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो जो दिल का एहतराम है, वो जो अंदर की जज्बात होने चाहिए किसी एक पाकिस्तानी देखिए, आज आप यहाँ बैठे हैं ना, तो आप इसलिए बैठे हैं कि आप अपने जज्बात का इजहार कर सकें। मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ उसका मकसद सिर्फ ये नहीं, मेरे कौम का बच्चा, मेरे मुल्क का बच्चा रुल रहा है, पिस रहा है, अब ये सब होते हुए भी वो यहाँ से भागेगा नहीं तो क्या करेगा? ये वाली बातें जो मैं कर रहा हूँ, शायद ही आपको कोई शख्स नजर आए जो इतना खुल के आपको यहाँ पे बता दे, वरना तो हम एक दूसरे पे पर्दा डाल रहे होते हैं। क्योंकि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है तो नहीं, मेरे सारे मोहतरम है, मेरा पुलिस से ताल्लुक है, मेरे सारे पुलिस भाई वाले मोहतरम है, बजाय उसके कि जो जुर्म हो रहा है उस जुर्म को रोका जाए। हमने दरअसल मुजरिम से नफरत करना शुरू कर दी जुर्म के बजाय। तो बस ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि नहीं वो उस पार्टी का था तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं अच्छा, अब मुझे बताएं, ठीक है ये हो गया, अब इसका हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है, उन्होंने दे दिया फैसला, अब उन बच्चों को सप्ली देना पड़ेगा तमाम, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या कोई हल नहीं है ना? देखें, कमेटी बनी, मसद बेहतरीन काम तो सबसे पहले आप इदारों के वो जिस टॉर्चर का शिकार हुए, सबसे पहले तो इदारों के आप सरबराहान ही नहीं रखें, सही है? उसको जैसी वो रिजल्ट वहाँ पे हुआ कि ये गड़बड़ हुई है, फौरन से हटा दो। अच्छा, वो वाला उधर बैठा हो उसको इधर ज्वाइन करवा दो, एडिशनल चार्ज दे दो, उधर की भी तनख्वाह दो, इधर की भी तनख्वाहें दो, खूब उसको मालदार कर दो, भर दो से। काम कुछ भी नहीं करे वो, काम ऐसे ही बैठ के करे। फिर उसने अपनी ज़िंदगी का जो बेहतरीन काम करने का टाइम था वो गुजार दिया। अब वो कहते हैं अपना जो एक्सटेंशन ले लेके उसे स्पेशल वो दे के टास्क जो है आप उससे काम ले रहे हैं। ये तो उन लोगों के लिए होना चाहिए था जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी इसी दौर में। कारकर्दगी पीछे से उठा के देख लें, वो ज़ीरो होता है वहाँ पे, वो कुछ नहीं कर रहा था, उसे फिर सरवा बना दिया क्योंकि वो मेरा चाचा है, आपका मामू है,
फला साहब का वो है तो बस वो बनेगा, मैं नहीं कराऊंगा दूसरे को, किसी को जो लेकिन बात ये है अहल कि हैं आखिर वो ये लोग कितने बैठे रह किस जाएं। हद तक करेंगे, कितने इस हद अपने तक लोगों हो को गया है लगाएंगे, मैडम, किस हद इस तक हद होगा तक हो गया है कि आप अब इस वक्त तो जब पहले हम देखते हैं लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान सी बात होती थी। कॉलेजेस में, स्कूलों में लोग ढूंढते थे कि कोई पढ़े लिखे लोग मिले और इस तरफ आए। अभी तो आप वो देख लें, आपके मीडिया ही दिखा रहा होता है कि वो प्राइमरी टीचर का जब एग्ज़ाम हो रहा है तो वो उसे पाकिस्तान का ही नहीं पता, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नहीं मालूम, वो प्राइमरी टीचर लगा हुआ है। जब कॉलेजेस के हो रहे हैं तो वहाँ पे कॉलेज के हवाले से जब बात की जा रही है, यानी कि सर्च कमेटी बने हुए, मतलब 7-8 साल पहले से सर्च कमेटी ढूंढ रही है, उसे ना पूरे सिंध के लिए कंट्रोलर मिल रहे हैं, ना उसे चेयरमैन मिल रहे हैं, ना उसे सेक्रेटरी मिल रहे हैं। वही जो जूनियर क्लर्क थे जो आगे बढ़ रहे थे उनको आगे चार्ज, उनको आगे चार्ज, तो लाजिम बात है उसने क्या करना है। जिस ओहदे के से मुतालिक जो लोग हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे, वो लेकर ही नहीं आ असल रहे में ना। तो यहाँ पे ट्रेनिंग, आई एम सॉरी टू से, मुझे जो लगता है, जो मैंने यहाँ के असातिज़ा देखे, फिर भी हमारे वाले टाइम में असातिज़ा फिर कुछ जिम्मेदार थे और कुछ उनको डिलीवर करना आता था। लेकिन मैं अब अगर देखती हूँ, मैं चूँकि मेरा वास्ता सिर्फ प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, बड़े वो दिल लगा रहे होते हैं, जान लगा रहे होते हैं पढ़ाई के लिए। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा जितना वास्ता पड़ा है वो उन लोगों से पड़ा है जिन्होंने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत की है और इतना देने वाले बच्चे। और आज मैं आपको वैसे एक बात बता रही हूँ कि जब ये बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो ये वहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप मुकाबले का इम्तिहान दुनिया भर में पास करने जा रहे हैं, जहाँ आपका मुकाबला दुनिया से है, और अगर आप वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप बच्चे में आपके कोई दम है। दम तो बच्चों में इतना है मैडम यहाँ पे कि आप किसी भी जगह से ना, आपके अगर गेस्ट आते हैं, आप उनको अपने बच्चों के साथ बिठाइए, आप यकीन कीजिए, मतलब आप बाहर मालिक के बच्चों में, और जब आपका बच्चा बैठ के बात कर रहा होगा, इससे सब कुछ सीख लिया। अभी आप कह रहे हैं फाइनेंस का, हमारे बच्चे को आप दें 100 रुपये का नोट और दे दे उसे कोई कम पैसे, देखता हूँ कैसे वो छोड़ के आ जाएगा। सब आ गया समझ में, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग्स हो रही हैं, यही तो ट्रेनिंग्स हो रही हैं। मतलब हमने जब ये छोड़ दिया, सोचना ही छोड़ दिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है, बस जब मिक्सर बन गया तो ये तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि तुम्हारे पेट के अंदर एक दाना भी अगर हराम है तो तुम खाने काबा का खिलाफ पकड़ के मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। अब जब ये वाली बात आ जाएगी तो मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी जिस इदारे का सरबराह लगाएं, हम बात तो करते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने की, आप वहाँ से वो चीज़ ही उठा लें, खाली एक चीज़ उठा लें, पूरी उनकी हुकूमत का जायचा ना खींचें, आप एक चीज़ उठा लें कि जब वो किसी को रखते थे, गवर्नर बनाते थे, उस वक्त के उसके वो जितने उसके असासाजात जो थे वो लिखवाते थे, और जब उसकी मुद्दत पूरी हो रही थी तो फिर देखा जाता था, इससे मवाज़ना हो जाता था। आप तो यहाँ अगर ये चीज़ उठा के देख लें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने अकाउंट से, उस सैलरी वाले अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, और जब इसका पिछले दिनों एक वो जायज़ा लिया गया जिसको दबा दिया गया फिर फ़ौरन से, कि जब ये लिया गया कि देखें कौन से अकाउंट हैं, तो हज़ारों लाखों अकाउंट ऐसे निकल आए हर इदारे से जिन्होंने अपनी सैलरी कभी निकाली नहीं, तो उनका घर बार कैसे चला, वो अपने बच्चों को पढ़ाते कैसे रहे। सही है, आज एक DSP है, SP है, उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो वो कहाँ से उसके पास फंड्स आए कि उसने वहाँ भेज दिया। यहाँ पाकिस्तान में कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। सही है ना, मतलब ये तमाम चीज़ें जब हम देखेंगे तो हम चीज़ों पर बात करेंगे। जब हम पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं बोर्ड की, तो बोर्ड तो एक इदारा है जिसने एग्ज़ाम लेना है और रिज़ल्ट देना है। यहाँ फेयर नहीं रहा। क्यों फेयर नहीं रहा? मेडिकल कॉलेज की फ़ीसें जो हैं वो पहले 5 लाख होती थी, फिर वो 10 हुई, फिर 12 हुई, फिर 18 हुई, अब 30 और 40 पे चली गई सालाना। यहाँ से मसला यहाँ का चेंज हो गया। इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस का पता चला कि एक मेडिकल में कॉलेज जो बच्चा जा रहा है या बच्ची जा रही है वो तो 40 लाख रुपए दे रही है। बताएं, जो बच्चे काबिल होते हैं, जो बच्चे गरीब होते हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट, तो किस तरह से फिर उनकी फंडिंग और किस तरह से? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम बनता जा रहा है ना मैडम। इससे वो
कहाँ की नफ्सियात, कहाँ की अखलाकियात, वो तो हमने डब्बे में डाल दी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के होते हैं, इनको इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, जो बच्चे काबिल है वो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के उससे पढ़ेगा ना, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे वो एसएमसी हो, या और भी जितने भी कोई मेडिकल कॉलेज। देखें, वो तो क्रीम निकाल लेते हैं, वो तो आपके यहाँ की क्रीम निकाल लेते हैं। एनटीएस टेस्ट हुआ जी, अब उसकी पहले एनटीएस टेस्ट में बैठने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप फेल हैं तो एनटीएस में थोड़ी बैठ सकेंगे। आपको उसके लिए भी तो बी ग्रेड लेना है, 65% लेनी है। ठीक है शहजाद जब साहब, वही नहीं आएगी, फेल हो जाएंगे तो आप पहुंच ही मेरा नहीं दिल पाए। बड़ा ही दुखा हुआ और उदास है इस हवाले से, जो जी। मैंने ये सारी जो इस तहकीकाती कमेटी के हवाले से जो उनकी जी। रिपोर्ट आई उस पर बात की। शहजाद अख्तर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। चाहते तो हम थे कि हम इसके ऊपर मजीद बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नाज़रीन हम इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। लेकिन बात ये सच है कि हमारे यहाँ का बच्चा बहुत काबिल बच्चा है। मैंने इन बच्चों को वेस्ट में देखा है, ये उन बच्चों से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये कि हमारा निज़ाम तालीम का बड़ा फरसूदा है और वो बहुत आगे है। तो जनाब हो गया, मैं आज अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।